पिछले एपिसोड में हमने चंद जो इश्यूज मैंने आपके सामने हाईलाइट किए थे वो थे कि नंबर एक तो जो जुल्म ढाए गए बंगालियों की तरफ से, और भी बहुत सी दास्तानें हैं। कुछ ऐसी दास्तानें हैं जिससे आगे चल के मैं जिक्र करूंगा आपको। और दूसरा ये कि उस वक्त का हमारा मीडिया जो भी था वो कितना बेखबर था, और किस बेखबरी के आलम में किस तरीके से वो एक ऐसे नैरेटिव का हिस्सा बन गया जो उस वक्त के हालात के मुताबिक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जा रहा था। और तीसरी चीज़ जिसके बारे में हम बातचीत नहीं करते कि हमारा टकराव जो बंगाली बगावत करने वालों से था ही, बाकायदा रेगुलर इंडियन आर्मी से फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, लास्ट वीक ऑफ मार्च, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में हो चुका हुआ था। मैंने आपको एक मिसाल दी जहाँ पर डायरेक्टली मैं खुद इन्वॉल्व था एक्शन में, जहाँ दो सिपाही उनके बाकायदा हमने पकड़ लिए, गिरफ़्तार किए। और कुश्ती की मैंने मिसाल आपको दी जहाँ पर एक इंतहाई भारी इंडियन पेजेंट्स ने हमारे जो कंपनी थी 27 बलूच की, उसमें 10 जवान बच्चे थे, बाकी तमाम को उन्होंने शहीद कर दिया। और वो लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी जानें वहाँ पे कुर्बान कर दी, लेकिन कुश्तिया पे उनको कंट्रोल हासिल नहीं करने दिया। सिर्फ 10 हमारे जवान बचे, और इस दौरान बहरहाल पहुँच गई वहाँ पे बाकी मातना। अच्छा, तो ये अप्रैल बड़ा हेक्टिक था हमारे लिए। बहुत जगह पे हमारे जो बगावत किए हुए थे बंगाली, उनसे मुकाबले भी हुए। बट एंड अप्रैल बिगनिंग मई, मिडल मई तक तकरीबन जो आम तौर पर मशरक़ी पाकिस्तान के वक़्त जो सारा इलाका था उस पर गवर्नमेंट की रेट तकरीबन बहाल हो चुकी हुई थी। छोटे मोटे जो पॉकेट्स थे उनको क्लियर किया जा रहा था, और उससे लेकर मुख्तलिफ़ जगहों पर हमारे पास के मुकाबले तो हमारे होते रहे, क्योंकि मुक्ति बाहिनी के रूप में जो आरएसएस के लोग ट्रेन होकर आए हुए थे, जिसके बारे में बाकायदा मोदी साहब ने इसका एतराफ़ भी किया है। और जिनके रेगुलर फोर्सेस थे जिनको उन्होंने बंगालियों के रूप में भेजा हुआ था, उनसे मुकाबले हमारे होते रहे। हम इंटीरियर को क्लियर करने में हमारा साथ लगा रहा, लेकिन आम तौर पर 3-4 महीने इस लिहाज से कंफर्टेबल थे कि ये छोटी छोटी झड़पें तो रहीं, लेकिन मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान में तकरीबन अमन इस हद तक मशरक़ी पाकिस्तान में कायम हो चुका हुआ था। बहरहाल एज ए सोल्जर्स तो जो हमें हुक्म मिला था हम वो कर रहे थे। इस दौरान चंद एक ऐसे वाक़यात हैं जो सामने हमारे हुए जिसको आपसे जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। जब हम अप्रैल में निकले, क्लियरेंस के लिए निकले, एक तरफ बेनापोल था, दूसरी तरफ हमें जुनैदा जहाँ पे कैडेट कॉलेज भी कायम था। ये भी शायद हमारे लोगों को पता ना हो, मगरबी पाकिस्तान में तो कायम थे ही, मशरक़ी पाकिस्तान में भी उस वक़्त जुनैदा और चिटागोंग में 2 कैडेट कॉलेजेस भी कायम थे। और यहाँ फिर मैं बताता चलूँ कि तकरीबन मई एंड जून में ये जो बंगाली ऑफिसर्स थे हमारे साथ, जो हमारी यूनिट के 7 ऑफिसर्स थे, उनमें से 3 को ढाका पोस्ट कर दिए, बाकी 4 बाकायदा हमारे साथ रहे। और वो आखिर दिन तक लड़ाई में हमारे साथ रहे, लड़ाई लड़ी उन्होंने हमारे साथ बाकायदा। जब ये नवंबर दिसंबर में, उसके बाद जब सरेंडर हुआ वो हमारे साथ रहे, क़ैद हमारे साथ काटी, और वापस पाकिस्तानियों की हैसियत से वो मगरबी पाकिस्तान वापस आया। और कैद में उनको बहुत तरकीब दी गई कि वो छोड़ के वापस चले जाए, कि वो नहीं गए। कोई वजह तो थी कि जो बंगाली हमारे साथ रहे और ये 4 बंगाली अफसर हमारे साथ वापस आए, उनमें से एक की बात मैं बाद में आपसे करूँगा। कल कमाल जो मेरे न सिर्फ बैचमेट थे बल्कि वो मेरे अपने प्लाटून मेट भी थे। वो 20 या 22 जो कैडेट्स जो शुरू में पीएम में इकट्ठे रहे और 2 साल बाद पास आउट हुए, और इतफाक़ भी हो कि हम दोनों एक यूनिट में भी पोस्ट हुए। वो हमारे साथ लड़ाई में पूरी शामिल रहे, वापस आए। यहाँ पर आकर उन्होंने एक जो फैमिली थी जिनके शौहर बंगाली थे और ख़ातून मगरबी पाकिस्तान की थी, उनकी बेटी से शादी की। वो मेरी भाभी अल्लाह जी नसीब कर फौत हो चुकी हुई हैं। कल कमाल का एक बेटा फ़ौज में आया, अली, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे। वो 3 साल पहले 1 अप्रैल को राहवाली में एक जहाज़ के हादसे में वो भी शहीद हो चुके। पायलट थे, वो टेस्ट पायलट थे, शहीद हो चुके थे। तो बताने का मकसद ये था कि जो हमारे फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत सी बातें की जाती हैं, शायद उनमें कुछ सच भी होंगे, लेकिन मैं जो अपनी यूनिट में जो मेरे साथ जो लोग थे, मैं उसके बारे में आपको ये ख़ास तौर पे ये बात करना चाहता था कि हमारे साथ
और 4 ऑफिसर्स, बंगाली ऑफिसर्स आखिर दिन तक रहे, कैद काटी, वापस हमारे साथ यहाँ पर आए। दूसरी चीज़, जब ये चुवाडांगा एक जगह थी, हमें बड़ा हुक्म था कि हम जल्दी से जल्दी क्लियर करेंगे। डर ये था कि ये भारतीयों के साथ मिलकर और ये जो बंगाली रेबल्स हैं वो कब्ज़ा कर लेंगे और उसको फिर वो अपना दारुखिलाफत डिक्लेयर कर देंगे बांग्लादेश का। तो इसलिए हम चुवाडांगा पहुँचे, क्लियर की। वहाँ पर हमें ढाका से आए हुए 17 पंजाब, 18 पंजाब, 18 पंजाब थी, वो भी मिली वहाँ पे हमें। वहाँ पर हम जब पहुँचे 18 पंजाब से जब हमारी बातचीत हुई तो उनके कुछ ऑफिसर्स ज़हनी तौर पर बहुत डिस्टर्ब थे। बाकायदा उनको दवाइयाँ और ट्रीटमेंट उस वक़्त तो खैर और था कोई नहीं। तो उनको जब हमारी तफ़सीलन बात हुई तो पता ही चला, मैंने अगर आपको याद हो पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि संथार एक जगह थी जहाँ पर नॉन बंगाली स्पीकिंग या बिहारी जो थे वो आबाद थे, बहुत बड़ी आबादी थी। तो उन्होंने बताया 18 पंजाब में कि हम जब संतहार पहुँचे हैं ढाका से आके, तो वहाँ पर जो मंजर देखे हैं वो किसी को भी पागल कर देने काफ़ी थे। तमाम जो बिहारी थे, मुसलमान थे, उनको इन बंगालियों ने शहीद कर दिया था। औरतों के साथ जो जुल्म हुआ वो अलग था। बच्चों को दरख्तों के साथ बाकायदा कील से ठोंक दिया गया। ये वो जुल्म था जहाँ पर हमारी यूनिट ने तकरीबन 17,000 बिहारियों की मैयतों को दफनाया और दूसरी यूनिट ने तकरीबन इससे ज़्यादा तादाद वो बता रहे हैं। तो तमाम के तमाम बिहारियों को वहाँ पर घेर कर बंगालियों ने शहीद कर दिया। ये वो जुल्म की दास्तान है जो आम तौर पर आपको शायद नहीं बताई जाती, लेकिन ये बंगालियों ने जुल्म ये किया और इसका इल्ज़ाम किस पे डाला उन्होंने ये भी आपको पता है। बहरहाल यहाँ पर रहे, मुख्तलिफ ऑपरेशन में हिस्सा लेना पड़ा, जगह जगह क्लेस करनी पड़ती थी हमें। आके जो बागी थे वो आके बैठ जाते थे। तकरीबन अगस्त में बारिशें शुरू हो गई, बेतहाशा पानी आ गया। वहाँ पर एक और चीज़ उस वक्त हमें समझ आई कि सड़कें 20 से 30 फुट ऊंची क्यों बनाई जा रही हैं और किस कदर ज़्यादा वहाँ पर खर्च करना पड़ता है सड़क बनाने के लिए। और ये कहा जाता है कि भाई मशी पाकिस्तान में डेवलपमेंट कोई नहीं हुई। हकीकत ये है कि जब पाकिस्तान वाज़ वजूद में आया तो सिवाय ढाका के बाकी मशरक़ी पाकिस्तान में उसको कुछ नहीं था। तो पाकिस्तान बनने के बाद बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगी वहाँ पर, खुलना में, जसोर में, कुश्तिया में कैडेट कॉलेजेस बनाए गए, सड़कों का जाल बिछाया गया वहाँ पर। सड़कों वहाँ पे बाकायदा कंक्रीट की सड़कें बनानी पड़ती थी क्योंकि ज़मीन से 20 से 30 फुट रेस करना पड़ता था उसको, आम सड़क नहीं बन सकती थी। फिर चिटागोंग जब हम फायरिंग के लिए गए, जब मैंने बताया, तो वहाँ पर हमें पहले जो अभी मुझे समझ आई, उस वक्त तो हमें नहीं पता था क्या चीज़ है। वहाँ का जी गोल मार्केट है, गए तो देखा तो वो मल्टी स्टोरीड शॉपिंग मॉल था वहाँ पे। वो चिटागोंग में था, ढाका में था, लेकिन मगरबी पाकिस्तान में वहाँ पे कहीं नहीं था ये। इसी तरह चिटागोंग में बड़ी इंडस्ट्री थी, टी इंडस्ट्री बड़ी उनकी टाइमिंग थी। तो इस तरफ से हम पे जो मगरबी पाकिस्तान पे इल्ज़ाम तो लगता है, लेकिन ये सारा कुछ सही नहीं है। अगर आप ये कंपेयर करें कि उस वक्त जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो मगरबी पाकिस्तान के आम हालात ऑन स्केल 1 to 10 कहाँ पर थे और मशरक़ी पाकिस्तान के कहाँ पर थे, और जब 71 में जब मसला बना तो फिर आप उसी को दोबारा कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मशरक़ी पाकिस्तान में खर्च करके उसको ऊपर ले आए गए थे। ये अलग बात है कि हम उन लोगों को सही नहीं समझे, ये अलग बात है कि हम उन लोगों को सही अच्छी तरह नहीं समझ सके। हमें सिर्फ वही बताया गया जो हमारे मीडिया ने जो ढाका से सुना या और बड़े शहरों से सुना। आम लोगों की बात नहीं बताएगी। मैं अगले वीडियो में और भी आपको इन चीज़ों का आपसे इजहार करूँगा, क्योंकि आम लड़ाई के बारे में तफसील जाने की बहुत कहा जा सकता है, लेकिन मैं जो बातें आपसे कर रहा हूँ वो चीज़ें हैं जो आम रिकॉर्ड पे नहीं हैं और आम तौर पे इसके बारे में बात नहीं किया जाता। यहाँ पर मैं एक स्टेज ये आ गई कि इतना पानी था कि हम एक गांव के पास एक स्कूल हमें मिला, वहाँ पर हमें तकरीबन 3-3 फुट हमने रेस की जगह वहाँ पे गांव वाले की मदद से, और वहाँ पर हमें ठहरे। उसके बावजूद जो हमारी गन्स थी और हमारी जो गाड़ियाँ थी उनके टायर पानी में डूब गए थे। तो जब इसका हम रेस कर रहे थे तो इसके लिए हमारे मैन पावर की ज़रूरत थी, तो हमने साथ गाँव से रिक्वेस्ट की। तो गाँव के लोग, अगर हम ज़बरदस्ती चाहते तभी आ जाते, वो आए हमारे पास।
तो हमारे पास चूँकि हमारे मगरबी पाकिस्तान के जो सोल्जर्स थे, वो ये जो क्रूड, ये क्या कहते हैं इसको, आजकल तो खैर बड़ा फैशन में हो चुका हुआ है, जिस वक़्त जो चावल था, मोटा चावल था, वो खाते नहीं थे वो हमारे लोग। तो हमारे पास पड़ा था, दाल वैसे बेहिसाब थी हमारे पास, तो हम उनको जो काम करने आते थे, उनको हम दिन का खाना देते और रात का खाना साथ बना के दे देते। इतना हम उनके लिए करते थे। और दूसरा हमने ये बड़ी कोशिश ये की हुई थी कि किसी तरीके से गाँव वालों को तंग ना किया जाए। आप हैरान होंगे सुनकर कि चूँकि पानी बेहिसाब था, हमारे लिए न दिन को आराम था, न रात को सो सकते थे, गर्मी बहुत थी, मच्छर था, बेहिसाब था। और ये सिलसिला जारी था, हमारे मार्च अप्रैल से शुरू हो गया हुआ था काम ये। तो उन गाँव वालों ने बाकायदा रात को अपने स्क्वाड बनाए हुए थे और हमारे सोल्जर के साथ मिलकर वो हमारे इर्द-गिर्द प्रोटेक्शन, हमारी जो सारी रात ड्यूटीज़ देते थे। और अगर कहीं उनको खबर मिलती इस किस्म की कि मुक्ति बाहिनी या इस किस्म के लोग कहीं आए हुए हैं, तो वो आके हमें बताते, खबरदार करते और ख़ुद जाके कोशिश करते कि उनसे वो निपटें। तो ये वो बंगाली थे जो हमारे साथ इस किस्म सलूक कर रहे थे। और दूसरी तरफ वो बंगाली भी थे जिन्होंने संतहार में, ढाका में, जसोर में बेहिसाब कत्लेआम भी किया उन लोगों ने। और ये वो था जिसके बारे में, एक बंगाल वो है जो मीडिया आपको बता रहा है, एक बंगाल वो है जो ये था जो थे। इसके और भी आगे चल के हम बात करेंगे। बहरहाल इस जारी रहा ये कश्मकश। इस दौरान एक और बड़ा ऑपरेशन हमें करना पड़ा। जब भारतीय फ़ौज बाकायदा पाकिस्तान के अंदर दर आई, तो 22 एफ के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा हमें हमला करना पड़ा। बहुत हमारी कैल्टीज़ हुई। यहाँ पर एक स्टेज ये आ गई कि 22 एफ की जो कंपनी थी, वो तकरीबन आखिरी स्टेज तक उनको क्लियर करने से पहले वो इतनी पिन डाउन हो गई, इतनी ज़्यादा फायर था कि हम सर उठा नहीं सकते थे। और ये डर पड़ गया कि हमें घेरे में लेकर तकरीबन सबको ये कैजुअल्टीज़ काफ़ी हो चुकी हुई थी कि जो बाकी बचे उनको भी ये शहीद कर दिया जाएगा। इस स्टेज पर कैप्टन एजाज, नीली आंखों वाले खूबसूरत नौजवान, बड़ा सादा सा आदमी, चकवाल के रहने वाले, तो वो 22 एफ की कंपनी में थे। उसमें वो कंपनी ऑफिसर थे। उनके प्लेटून वाले और शहीद हो चुके हुए थे प्लेटून कमांडर, ये बाहर थे। तो जब इन्होंने देखा कि और कोई चाराकार नहीं रहा, तो कंपनी कमांडर मेजर समीन जान बाबर ने एक दफ़ा उनको कहीं आवाज़ दी। एजाज दूसरी बात नहीं की, रॉकेट लॉन्चर उठाया और जो ही वो खड़े हुए, हमें ये नहीं पता कि उनको मशीन गन का बस्ट पहले लगा या उनका रॉकेट लॉन्चर पहले फायर हुआ। लेकिन आप देखिए कि बहादुरी का ये दास्तान थी कि एक शदीद फायर में, जहाँ पे बाकी हम सर नहीं उठा सकते थे, कैप्टन एजाज शहीद खड़े हुए, रॉकेट लॉन्चर से फायर भी हुआ, एनिमी का मोर्चा तबाह हुआ, ये ज़ख्मी हो गए, अपनी इन्होंने जान आफरीन को सुपुर्द कर दी। लेकिन बहादुरी की ये दास्तान आज भी मेरे रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी है। सादा सा खूबसूरत नौजवान जो तो हमारे पीएमए में अपने क्रॉस कंट्री के चैम्पियन थे, 38 पीएमए के ऑफिसर्स थे, बहुत सादा, बहुत बहादुर। ये दास्तान एक ऐसी है जो आज तक मेरे जहन से नहीं। दूसरा, मेरा अपना एक अजीज़ था जो मेरी वजह से मेरी यूनिट में आ गया। उनको बेनापोल के एक तरफ पता चला कि भारतीयों ने आके फिर पाकिस्तान के अंदर दर आए हैं, तो उनको क्लियर करने के लिए जाना पड़ा। वो जीप में अपने बेटी कमांडर के साथ जा रहे थे, उन पर फायरिंग हो गई। वो खुद ज़ख्मी हुए, बेटी कमांडर ज़ख्मी हुए, उनके साथ जो ड्राइवर था वो ज़ख्मी हुआ, ऑपरेटर जो ज़ख्मी हुआ। तो इस नौजवान ने, अल्लाह इनके दर्जात बुलंद करे, ज़ख्मी नौजवान ने अपने बाकी लोगों को कहा कि आप निकलें, मैं कोशिश करता हूँ कि उनको भारतीयों को हम पर ये यलगार ही ना कर दें, हमें सबको पकड़ ना लें, मैं इनको रोकने की कोशिश करता हूँ, आप निकलें यहाँ से। वो नौजवान, ज़ख्मी नौजवान, अपने मशीन गन के साथ वहाँ रहा, फायरिंग करता रहा, अपने साथियों को निकल जाने का उसने मौका दिया, खुद शहीद हो गया वो। ये वो लोग हैं जो आज भी कम से कम हम जैसे लोगों के लिए, जब सोचता हूँ मैं उसको, तो मेरे लिए अब भी वो एक ऐसे याद है जो महव नहीं हो सकती। ये वो याद है जो मेरा एक सरमाया भी है। और ये मैं अपनी नौजवान नस्ल को भी ये बताना चाहता हूँ कि ये सब कुछ जो आप फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा देखते हो, सब कुछ इतना सही नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपको बताई नहीं जा रही। ये वो चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो बहरहाल जंग से पहले तक
ये चंद वैसे वाक़यात थे जो मेरा ख्याल था मैं आपसे शेयर करूं, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हमारे साथ मुश्किलात क्या थी हमारे लिए, और हमारे लोगों ने किन मुश्किलात में कितना हिम्मत से, किस बहादुरी से, किस बेजगरी से जो ज़िम्मेदारियाँ थी अपनी निभाई। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।